आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम कोशिका की संरचना की बात करेंगे और जीव द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोशिका की रचना कैसी हुई। तो कोशिका की रचना इसके 3 अंगों से मिलकर हुई है। कौन कौन से? कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ये जब ये 3 मिलके क्या करते हैं, ये कोशिका का निर्माण करते हैं। कोशिका इन तीनों से मिलकर बना है। तो चलिए एक एक करके सबको पढ़ते हैं अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति क्या होता है? कोशिका के ऊपर एक पतली दोहरी झिल्ली चढ़ी रहती है जो कोशिका के आंतरिक भाग की रक्षा करती है। इस भित्ति के कारण ही प्रत्येक कोशिका दूसरी कोशिका से अलग रहती है और अपना अलग अलग अस्तित्व रखती है। कोशिका के भीतर जो भीतरी भाग में जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसी का कुछ भाग गाढ़ा व कठोर होकर कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। तो कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करता है? जीव द्रव्य में पाया जाने वाला जो भाग होता है, गाढ़ा भाग, वो करता है। तो आपको एग्जाम्पल से समझाया जाएगा कि कोशिका भित्ति क्या होता है। ये हमारा कोशिका है, ठीक है, और इसमें केंद्रक होता है। कोशिका में बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, ये आपको बड़ा बताया जा रहा है। ये कोशिका और बीच में केंद्रक होता है, ठीक है। तो ये जो कोशिकाएं हैं और ये जो कोशिका भित्ति है वो क्या होता है, इसकी बाहरी भाग में होता है एक झिल्ली के समान, इसको पूरा कवर करके रखता है, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये क्या करता है, दूसरी कोशिका से अलग भी करता है, ठीक है। ये दूसरी कोशिका से अलग करता है और इसको एक झिल्ली में रखता है जिससे कि कोशिका उस झिल्ली के अंदर अपना पूरा विकास करती है, दूसरी कोशिका से भी अलग रहती है। और जो इसके अंदर जो द्रव्य भरे रहते हैं वो उसी के द्वारा ये इसका निर्माण होता है। जो इसमें द्रव्य होते हैं जो लास्ट में यहाँ पहुँचते हैं तो ये क्या होता है, कठोर भाग में बदल जाते हैं और एक झिल्ली के रूप में इसका विकास कर लेते हैं। तो क्या होगा, जब झिल्ली के अंदर रहेगा तो बहुत सेफ रहेगा, उसको सुरक्षा प्रदान होगा और दूसरी कोशिका से भी भिन्न रहेगा, ठीक है, ये अलग ही रहेगा। तो ये समझ में आया आपको कोशिका क्या है, ठीक है। कोशिका भित्ति समझ में आ गया। अब बात करते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य को हम जीव द्रव्य भी कहते हैं, जिसे कोशिका भित्ति के अंदर एक गाढ़ा चिपचिपा तरल रंगीन और अर्धपारदर्शक पदार्थ भरा रहता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। ये जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य की ही कोशिका और मानव का जीवन है। यदि कोशिका से जीव द्रव्य को समाप्त कर दिया जाए तो वे मृत हो जाएंगी, मतलब मर जाएंगी। इसी से कोशिका जीवित रहती है और अपना पोषण करती है। जीव द्रव्य में जल, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट विद्यमान रहता है। जो जीव द्रव्य है, ठीक है, ये हमारा कोशिका है और ये केंद्रक है। इसमें जो भी पदार्थ भरा रहता है उसमें कोई रंग नहीं होता, अर्धपारदर्शक होता है। और इसी में क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। और इसी से जो कोशिका अपना पूरा ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तभी तो इसमें जितने भी भोज्य तत्व हैं इसी से बना जीव द्रव्य बना होता है, इसी से अपना पूरा पोषण करता है कौन, कोशिका। अब जब हमें ये नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, कोशिका मर जाएगा और ये फिर मर जाएगा तो क्या, हमारा जो शरीर है वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जीव द्रव्य को, जो जीव द्रव्य है कोशिका के 2 भागों में होता है, केंद्रक के अंदर और केंद्रक के बाहर। कोशिका भित्ति के अंदर और केंद्रक के बाहर वाले जीव द्रव्य को साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक के अंदर जीव द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो जो जीव द्रव्य है वो 2 भागों में होता है, जैसे कि ये हमारा कोशिका है, ये केंद्रक हुआ, ठीक है, ये केंद्रक है। तो जीव द्रव्य 2 भागों में होता है। पहले केंद्रक के अंदर के जीव द्रव्य को क्या कहते हैं हम, ये केंद्रक के अंदर जीव द्रव्य होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो होता है कोशिका भित्ति के अंदर और केंद्रक के बाहर, यहाँ पे जो है कोशिका भित्ति
और केंद्रक के बाहर में जो द्रव्य होता है, इस जीव द्रव्य को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इतना समझ में आया? अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म, एक सा अंतः कोशिका रस, जिसे साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। ठीक है, आप साइटोप्लाज्म नाम याद रखिए। साइटोप्लाज्म कोशिका में सभी स्थानों में गाढ़ा सा नहीं होता है, मतलब सभी स्थानों में गाढ़ा सा नहीं होता, कहीं गाढ़ा कहीं पतला होता है, या अर्ध तरल होता है, और कहीं कम गाढ़ा और कहीं अधिक गाढ़ा दिखाई देता है। अधिक गाढ़े भाग में कुछ पिंड दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पिंड केंद्रक है। केंद्रक के अतिरिक्त कई अन्य पिंड भी होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहले इसको जानते हैं, साइटोप्लाज्म क्या होता है। कोशिका केंद्रक हुआ हमारा, ये केंद्रक कहीं गाढ़ा कहीं मतलब कम गाढ़ा पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, इसी भाग में, इसी साइटोप्लाज्म में कुछ और पिंड पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे केंद्रक हो गया, और जो पिंड होते हैं इसी में क्या होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं, माइटोकार्डिया और गोल्गी बॉडी और रसधानी। ये 4 पिंड कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं बताइए? साइटोप्लाज्म होते हैं, जो गाढ़े भाग होता है उसमें होते हैं, ये पिंड नुमा होते हैं। और ये बहुत ही संख्या में, जो माइटोकार्डिया है, बहुत ही अधिक संख्या में पिंड के नुमा उसमें पाया जाता है। ठीक है, अब एक एक करके इनको भी पढ़ते हैं, अभी समझ में आपको आ जाएगा सब कुछ। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रोसोम की, जो कहाँ पाया जाता है? यह सितारे के आकार का नन्हा सा पिंड होता है और बाहर केंद्रक के पास होता है। बाहर जो केंद्रक है उसके पास होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन की क्रिया में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। ये केवल किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है, और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भाग निभाता है। ठीक है, माइटोकार्डिया, इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए कि क्या होता है माइटोकार्डिया। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ये गतिशील पिंड है तथा अपना स्थान बदलने के साथ साथ आकृति में भी बदलते रहते हैं। ये गतिशील होता है, एक स्थान पे नहीं रहता, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है और अपनी आकृति भी बदलता है। ठीक है, कोशिका में ये लाखों की संख्या में रहते हैं, या कुछ ऐसे स्राव जैसे एटीपी, इसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ठीक है, एडिनोसिन फास्फेट इसको कहते हैं। ठीक है, को उत्पन्न करते हैं, जो कोशिका की उपापचय की क्रिया में सहायता करते हैं। तो बात करें जो माइटोकार्डिया है, इसको क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं कोशिका पावर हाउस। एग्जाम में पूछा जाता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकार्डिया को ही कहते हैं। इसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होते हैं। तो ये क्या करता है? इन पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसी से कोशिका को पावर भी मिलता है। ठीक है, ये तभी तो ये गति करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। गति इसलिए करता है क्योंकि इसके अंदर पावर होता है, ऊर्जा होती है, इसी से कोशिका को ऊर्जा मिलती है, और ये बहुत ही लाखों संख्या में होता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन कितने परसेंट होता है? 65.7% होता है। ठीक है, 70% होता है। और फास्फोलिपिड की बात करें तो 2.5% होता है। ठीक है, इसमें आरएनए भी होता है। ठीक है, आरएनए और डीएनए भी इसमें होता है। चलिए अब बात करते हैं गोल्गी बॉडीज। ये क्या होता है? यह नली के समान सूक्ष्म संरचनाएं हैं। इसके कार्य का ज्ञान अभी भली प्रकार नहीं हो पाया। ये केंद्रक के पास स्थित रहता है, ये केंद्रक के पास ही स्थित रहता है। ठीक है, बस इतना ही जानना आपको, इससे ज़्यादा नहीं। रसधानियाँ, कोशिकाओं में यह नन्हे नन्हे छेद के रूप में दिखाई देते हैं। कोशिका वृद्धि के समान कोशिका रस, जिसे
साइटोप्लाज्म में के फैलने से कोशिका रस में रिक्त स्थान शेष रह जाता है। इन्हीं को रसधानियाँ कहते हैं। ठीक है, इनमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसमें कई पदार्थ घुले रहते हैं। इससे कोशिका में जल का संतुलन बना रहता है। इसकी सहायता से कोशिका भोजन ग्रहण करती है। ठीक है, देखिए जो है कोशिका रस जो केंद्रक के पास, ठीक है, केंद्रक के पास फैला रहता है, कहीं भी गाढ़ा कहीं हल्का गाढ़ा, आपको पढ़ाया गया था। उसी में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसी में क्या होता है, ये जब भरा रहता है, जब ये घुलते हैं या फिर इसका क्या होता है, ये फैलते हैं तो इसमें रिक्त स्थान आ जाते हैं। ठीक है, इसी को ही कहते हैं रसधानियाँ। ठीक है, और इसमें जब रसधानियाँ जो होती हैं इसमें बहुत सारे पदार्थ घुल रहते हैं और जल का संतुलन यहीं से होता है और भोजन जो कोशिका है अपना भोजन यहीं से ग्रहण करती है। जब इसमें सारे पदार्थ घुले रहते हैं, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इसी में घुले रहते हैं और इसी जब घुले रहते हैं तो इसमें रिक्त स्थान होते हैं जो छेद से होते हैं। तो इसी के माध्यम से कोशिका क्या करती है, अपना भोजन को ग्रहण कर लेती है रसधानियों की सहायता से। इतना समझ में आया आप लोगों को? जैसे हमारे शरीर में जब होती है, जब अवशोषण होता है तो अंगुलिनिमा होती है नहीं आपके उसमें बड़ी आंत में, तो इसी के द्वारा हमारे ब्लड में ही अवशोषित होते हैं। वैसी रसधानियों की मदद से कोशिका अपना भोजन अवशोषित कर लेती है। ठीक है, अब बात करें केंद्रक की। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है और कोशिका रस का ही संग्रहण पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसे कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। केंद्रक के द्वारा ही कोशिका वृद्धि तथा विकास करती है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये माइटोकार्डिया है, ये हमारा केंद्रक है। देखिए ये केंद्रक है, केंद्राणु ये है, अन्य कण, कोशिका सार, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। गाल्जी जो है ये आप देख सकते हैं, ये है माइटोकार्डिया। आप देख सकते हैं आकार यहाँ पे अलग अलग है यहाँ पे। ठीक है, माइटोकार्डिया बहुत ही अलग अलग है और घूमते रहते हैं, इसी में गति करते रहते हैं। यह हमारा कोशिका है, ये केंद्रक है और ठीक है, ये आगे ये सारे क्या है, उसकी झिल्लियाँ हैं जो हमने पढ़ा था, कोशिका झिल्ली। अब बात करते हैं केंद्रक जीवद्रव्य की। केंद्रक जीवद्रव्य के अंदर गाढ़े तरल तथा चिपचिपा पदार्थ को केंद्रक जीवद्रव्य कहते हैं। यह कोशिका की क्रियाओं को संचालित करता है। जो हमारा कोशिका है, जो केंद्रक है, इसके अंदर भरा हुआ पदार्थ को केंद्रक जीवद्रव्य कहते हैं। इसी के द्वारा कोशिकाओं की क्रियाएं संचालित होती है। अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। ये क्या होता है? केंद्रक के अंदर धागे के समान प्रोटीन की बनी संरचनाएं होती हैं जो महीन कणों के रूप में केंद्रक द्रव में फैली रहती है। इस समय इन्हें क्रोमेटिन कण कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय यह लंबे सूत्रों का रूप धारण कर लेते हैं, जब इन्हें क्रोमोसोम्स का गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, जब इन्हें क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स का गुणसूत्र कहते हैं। जब कोशिकाओं का विभाजन होता है तो अलग अलग इसमें बढ़ जाते हैं सूत्रों में, गुणसूत्रों में। ठीक है, प्रत्येक कोशिकाओं में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। ये नए जीव का स्वास्थ्य व विकास निर्धारित करते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर ही अत्यंत महीन संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें जीन्स कहते हैं। माता और पिता के आनुवांशिक गुणों इन्हीं सूत्रों द्वारा बच्चे में हस्तांतरित होते हैं, इसलिए जीन्स को आनुवांशिकता के वाहक भी कहा जाता है। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, और जीन्स भी क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। जो केंद्रक है, यहाँ पे जो द्रव्य भरा रहता है इसी में ये जीन्स पाया जाता है और इसी के अनुसार ही बच्चे के जो आनुवांशिक गुण है यहीं से उसको प्राप्त होता है क्रोमोसोम्स के द्वारा। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे पाया जाता है।
तो ये आप लोगों को समझ में आया? अगर अच्छा आपको लगा होगा वीडियो, आपको अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।